हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम स्टडी किया था। आपको कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक था आपका हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने स्टडी किया था पिछले क्लास में। तो अगर आप हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, नहीं पता है, इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर कंसेप्ट में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी विलय अणुओं का एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद हम स्टडी करने वाले वान ट हॉफ फैक्टर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह डेली वीडियो आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज आपको डेली मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला ये चूंकि चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें है विलय अणुओं का संगुणन, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बस यही बात करेंगे कि एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने पर क्या डिपेंड पड़ता है, क्या फैक्टर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। देखेंगे कि बिलियन में विलय के कणों का संगुणन होने पर, ठीक है, बिलियन में विलय कणों का संगुणन होने पर अणुओं की संख्या क्या आती है, घट जाती है। यानी कह रहा है कि सॉल्यूशन में अगर विलय के कणों का एसोसिएशन होता है तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, घट जाते हैं, जिसके कारण अणुसंख्य गुणों के मान में कमी आ जाती है। यानी कि उनका जो अणुसंख्य गुण यानी कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है उसके मान में कमी आ जाती है, क्योंकि अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर यहाँ पर ज्वाइंट होंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ज्वाइंट होंगे तो इनका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट होंगे, ये क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। अणुसंख्य गुण जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है मोलर द्रव्यमान के। तो अगर आपको एसोसिएशन होता है तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा ये होगा तो यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहता है अणुसंख्य गुण के मान में क्या रहती है, कमी आ जाती है, क्योंकि अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यानी कि एसोसिएशन होने पर, विलय के कणों का एसोसिएशन होने पर उनके अणुसंख्य गुण के मान में क्या रहती है, कमी आ जाती है, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कोलिगेटिव वैल्यू होता है, वह उनके मोलर मास से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्स होता है। क्लियर? अब देखते हैं विलय अणुओं का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल यानी कि डिसोसिएशन उल्टा है, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन टूटना, यानी कि वियोजन होने पर। ठीक है, तो वियोजन होने पर क्या होता है कि विलयन में विलय अणुओं का वियोजन होने पर अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। क्या होती है, अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, और जिससे अणुसंख्य गुण का मान उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। चूंकि अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, अतः पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से क्या होता है, कम हो जाता है। अभी हम इसको डिराइव करके दिखाएंगे कैसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि विलय अणुओं का अगर डिसोसिएशन होता है, अगर विलय अणुओं का क्या होता है, वियोजन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, उससे अणुसंख्य गुण मान उच्च हो जाता है, और अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान की क्या होती है, व्युत्क्रम होता है, अतः पदार्थों का मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से क्या होता है, क्या हो जाता है, सामान्य मान से कम हो जाता है। इसको समझने के लिए अगर लिखा जाए तो लिख लें। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसका डिसोसिएशन होता है तो K प्लस Cl माइनस बनता है। क्लियर? यानी कि पोटेशियम क्लोराइड पहले पोटेशियम क्लोराइड का एक मोलेक्यूल है, यह एक ही अणु है, एक ही मोलेक्यूल है। क्लियर? दो ही अणु है, सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड का एक ही अणु है, लेकिन
जब यह टूट गया तो एक अणु इसका, एक अणु इसका, इसका भी एक, इसका भी एक, कितना हो गया 2। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन। क्लियर, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जब टूटता है तो यहाँ पर 2 अणु बन गए, एक पोटेशियम प्लस और एक क्लोरीन माइनस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 1 पर कितना हो, 2 हो गया। अब देखेंगे, क्योंकि पहले जो KCl का मोलर मास था, पहले पोटेशियम का जो मोलर मास था वह कितना था, पोटेशियम कितना होता है 40 मानते हैं और क्लोरीन का हम 35.5 मानते हैं, तो 75.5 हुआ। क्लियर, यहाँ पर 1 लगा देंगे तो 1 आएगा। लेकिन जब एसोसिएशन, मतलब कि एसोसिएशन होने से पहले है, ठीक है, या एसोसिएशन होने से सॉरी डिसोसिएशन होने से क्या है, पहले इसका मास है 75.5। क्लियर, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य मान, इसको क्या कहेंगे, सामान्य अणुभार, इसको क्या कहेंगे, सामान्य अणुभार। KCl का सामान्य अणुभार कितना है, 75.5। ठीक है, अब जैसे ही वियोजन हो गया तो वियोजन होने पर एक पार्टिकल इसका, एक पार्टिकल इसका, 2, यानी कि अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। पहले KCl सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, अब जब टूटा हुआ, वियोजन हुआ, इससे कितना मॉलिक्यूल आ गया, 2 आ गया। अब इसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या होगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 75.5 बाई 2, यानी हो जाएगा 37.25। यानी जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होगा, यानी मोलर द्रव्यमान जो है सामान्य द्रव्यमान से क्या होता है, कम हो जाता है। यानी अब यहाँ पर मोलर मास कितना शो कर रहा है, 37.5, यहाँ पर 2 क्या है, 2 इसके अणुओं की संख्या है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 1 था तो 1, तो 2 लगाते हैं, यहाँ पर 37 पॉइंट क्या हुआ, 25 हुआ। क्लियर, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वह सामान्य मान से क्या हो गया, कम हो गया। सामान्य मान से क्या हो गया, कम हो गया। तो यही कह रहा है कि इन पदार्थों के मोलर द्रव्यमान सामान्य से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सामान्य से क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि एसोसिएशन डिसोसिएशन, यही है आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के आधार पर वान ट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने, इसने वान ट हॉफ, तो अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक इसी के आधार पर, वान ट हॉफ गुणांक, वान्स हॉफ, ठीक है, वान्स हॉफ फैक्टर। क्योंकि वान ट हॉफ फैक्टर को समझने के लिए हमको एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझना जरूरी था, क्योंकि यह जो नियम है यह आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर ही आधारित है। तो सन 1886 ईस्वी में, कितना, सन 1886 ईस्वी में, ठीक है, सन 1886 ईस्वी में किसने, विलियम में, विलिय कणों का, विलियम में विलिय कणों का संगुणन, यानी एसोसिएशन, संगुणन या वियोजन, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, संगुणन या वियोजन को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है, 1886 ईस्वी में विलियम में विलिय कणों का एसोसिएशन और डिसोसिएशन को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक गुणक आई, एक गुणक आई का समावेश किया गया। एक आई का क्या हुआ, समावेश किया, जिसे वान ट हॉफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सर 1886 में आपको वान ट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने विलिय कणों का
जो क्या था, एसोसिएशन था और डिसोसिएशन था, उसको क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यू फैक्टर आई का क्या किया, समावेश किया। इसी आई को हम क्या कहते हैं, वान ट हॉफ फैक्टर यानी वान ट हॉफ गुणांक। यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर बार आपको एग्जाम पूछता है कि वान ट हॉफ फैक्टर से आप क्या समझते हैं, वान ट हॉफ गुणांक से आप क्या समझते हैं। क्लियर, यानी कि इसी का नाम क्या है, वान ट हॉफ गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आई बराबर सामान्य मूलर द्रव्यमान, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान। सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि सामान्य मूलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान को क्या कहते हैं, सामान्य को कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल और एक क्या है, ऑब्जर्व। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका नॉर्मल मोलिकुलर मास है और एक क्या है आपका ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है। यानी कि नॉर्मल मोलिकुलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, ठीक है, के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वान ट हॉफ फैक्टर कहते हैं। वान ट हॉफ फैक्टर नॉर्मल मोलिकुलर मास, और यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड observed molar mass of a solid is called van de Hoff factors। यानी कि नॉर्मल मोलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वान ट हॉफ फैक्टर्स कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री के बुक में अगर जब भी अब आपको आई दिखे सॉल्यूशन चैप्टर में, तो आप समझेंगे कि आई का मतलब क्या होता है, वान ट हॉफ फैक्टर। ठीक है, यानी अब इसका वैल्यू क्या होता है, वान ट हॉफ फैक्टर का अलग अलग होता है, एसोसिएशन पर अलग होगा, डिसोसिएशन पर इसका अलग वैल्यू होगा। क्लियर, यानी आई का वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे संगुणन होने पर आई का मान, यानी जब एसोसिएशन होगा, जब एसोसिएशन होगा तो आई का मान क्या हो सकता है, तो कहता है प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान सामान्य से अधिक हो जाता है, प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान सामान्य से अधिक हो जाता है। क्लियर, यानी इसको समझने के लिए हम ऐसे देखेंगे कि आई बराबर क्या है, सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी यहाँ पर वान ट हॉफ जो फैक्टर है कि सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि अगर एसोसिएशन होता है तो प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान सामान्य से क्या होता है, अधिक हो जाता है। प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान सामान्य से क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर अधिक हो गया और नोमिनेटर क्या हो गया, इसका मतलब आई का जो वैल्यू होगा एक से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा है कि सामान्य मूलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान, यहाँ पर कह रहा है कि संगुणन होने पर प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी कि यह मान जो क्या है, अधिक हो जाता है, यह मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। किसमें, एसोसिएशन में, एसोसिएशन में अधिक हो जाता है। तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर आपका, सॉरी यहाँ पे नोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम होगा, डिनोमिनेटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल ले, अगर 1/2 हो गया तो डिनोमिनेटर ज्यादा है और नोमिनेटर क्या है, कम है। तो इससे इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 से कम। क्लियर, इसलिए तब आई का मान 1 से कम हो जाता है, तब आई का मान 1 से कम हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। यानी उस टाइम वान ट हॉफ फैक्टर का जो वैल्यू होगा वह 1 से कम होता है। कब होने पर, एसोसिएशन होने पर। अब हम देखेंगे डिसोसिएशन होने पर क्या होता है, वियोजन होने पर। ठीक है, लिखेंगे
प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ऑब्जर्व्ड मोलर मास, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य से क्या होता है, कम हो जाता है। हमने अभी पढ़ा, तब आई का मान एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हुआ। वियोजन होने पर, डिसोसिएशन होने पर कह रहा है कि ऑब्जर्व्ड मोलर जो मास है वो नॉर्मल मोलर मास से क्या होता है, कम हो जाता है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो है इस सामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या, ऊपर वाला ज्यादा हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, कम हो गया। मानते हैं, मान के चलते हैं कि ऊपर वाला जो मास है वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, कम हुआ। तो अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, जब भी इसका वैल्यू आएगा आई का मान वो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। इसलिए कह रहा है कि वियोजन होने पर प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य से क्या होगा, कम हो जाता है। तब आई वन ऑफ फैक्टर का मान एक से क्या होगा, ज्यादा होता है। एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड टॉपिक देखेंगे, ये हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब ना ही एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, संगुणन या वियोजन न होने पर, यानी कह रहा है कि ना एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो। यानी कि ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, तब क्या होगा, तो उस समय आई का मान एक के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। यानी कि विलेय अणुओं का ना एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, तो इसमें किसी के मान में चेंज नहीं होगा, न सामान्य मान बदलेगा और न प्रेक्षित मान बदलेगा। यानी कि दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो सेम से सेम कटेगा तो क्या आएगा, वन आता है। सेम से सेम कटेगा तो क्या आता है, वन होता है। यानी कि सामान्य मोलर मास जो पहले था, प्रेक्षित मोलर मास भी वही होगा, ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। उस समय यह जो आई फैक्टर है, जो वांट हॉफ गुणांक, इसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। क्यों, क्योंकि अणुसंख्य जो मान होता है वह क्या होता है, मोलर मास से क्या होता है, रिवर्स होता है। क्लियर। यानी कि यही आपका क्या है, वांट हॉफ गुणांक पर क्या है, रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई बराबर हमने देखा कि सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, या ऐसे भी कर सकते हैं संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटा संगुणन या वियोजन के पूर्व, संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। यानी कि इसका फार्मूला जो है दो तरह की हो गया, एक एसोसिएशन और एक डिसोसिएशन के आधार पर आप कह सकते हैं। यानी कि अणुसंख्य का प्रेक्षित मान बटा अणुसंख्य का सामान्य मान। ठीक है, यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान और आपका एक क्या है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, इस तरह आप कह सकते हैं। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान आई जो है ये का एसोसिएशन है, एक क्या है, डिसोसिएशन है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि अणुसंख्य का गुण का प्रेक्षित मान, यानी यहाँ हो गया प्रेक्षित मान
बटा सामान्य मान। ठीक है, यह आपका क्या है, मोलर मास पर है, लेकिन यह क्या है, अणुसंख्य पर है। ठीक है, यह क्या है, यानी यहाँ पर है आपका अणुसंख्य का प्रेक्षित मान। क्लियर, अणुसंख्य का प्रेक्षित मान बट्टा अणुसंख्य का सामान्य मान। और अणुसंख्य का प्रेक्षित मान का मतलब क्या हुआ, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। यहाँ पर क्या है, सामान्य अणुसंख्य का सामान्य मान, अणुसंख्य का सामान्य मान, ये हो जाएगा संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। यानी दो फार्मूला काम किया, एक फार्मूला ए हो गया, एक फार्मूला ए हुआ, यानी कि दो फार्मूला हुआ, एक हो गया सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, और एक हो गया आपको अणुसंख्य का प्रेक्षित मान बट्टा अणुसंख्य का सामान्य मान। क्लियर, तो इस तरह का आपका वन हाफ फैक्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे वियोजन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उसके आधार पर हम फार्मूला देंगे, उसके आधार पर हम आपको न्यूमेरिकल भी देंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट आंसर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।